9 हमने कल अपना आदमी नामा काव्य जो कि एक नज़्म थी समाप्त कर लिया था। अब हम आ गए अपने संचयन पुस्तक कक्षा 9वीं। ठीक है, अब इसके पहले अध्याय की ओर जाने से पहले हम इसके निम्नलिखित अध्याय को देखेंगे। इसमें कुल मिलाकर कितने अध्याय दिए? इसमें कुल मिलाकर 6 अध्याय दिए हैं। पिछले वर्ष 2 अध्याय को काटा गया था, इसीलिए अभी मैं आपको सिर्फ गिल्लू और स्मृति 2 ही अध्याय कराऊंगी। अभी पहले एक गिल्लू कराऊंगी, उसके बाद स्मृति। तो गिल्लू, इसके लेखक परिचय की ओर चलते हैं। आपको मैं लेखक परिचय करा दूं। इसकी लेखक परिचय में आ जाइए। गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मेरा परिवार में से चयनित गिल्लू एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है। संस्मरणात्मक गद्य रचना, ठीक है, किसी की याद में लिखा हुआ एक कहानी। और यह कहानी कहाँ से ली गई है? उनके द्वारा लिखित मेरा परिवार किताब से। ठीक है, इस रचना के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके संरक्षण की भावना उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन और उनसे सद्व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने पशु पक्षियों के प्रति जो प्रेम है वो दर्शाया है, उनके प्रति जो मन में उनकी रक्षा की भावना है वो दर्शाया है, और साथ ही साथ वो किस प्रकार के होते हैं, उनका एक सूक्ष्म अवलोकन क्या है, उनके साथ व्यवहार करने से पशु पक्षी आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो बताया गया है इस कहानी में। और इस पाठ द्वारा पशु पक्षियों को स्वच्छंद और मुक्त रख उनके स्वाभाविक विकास की भावना को भी प्रोत्साहित किया है। तो एक पशु पक्षी अगर आपके घर में है तो उसे हमेशा स्वच्छंद रखना चाहिए, आज़ाद रखना चाहिए, बंधन में बांधकर नहीं रखना चाहिए। तो ये महादेवी वर्मा उनके द्वारा लिखित कहानी का ही एक चर्चा का विषय था। अब आ जाते हैं गिल्लू, आपकी नई कहानी जो है आपके संचयन पुस्तक में। सोनजूही। सोनजूही एक पुष्प है, ठीक है, जो पीले रंग का होता है। ठीक है, सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। तो सोनजूही के पौधे के पास लेखिका है और उसे देखकर अचानक ही उसके मन में एक छोटे से जीव का स्मरण हो आता है, याद आ जाती है, जो इस लता की सघन हरितिमा में, इस लता की मतलब पौधे की जो डालियाँ होती हैं उसकी घनी हरियाली में छिपकर बैठ जाता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। और जैसे ही लेखिका उस पौधे के निकट पहुंचती थी तो वह छोटा सा जीव उसके कंधे पर कूद जाता था और उसे चौंका देता था। तो गिल्लू एक बहुत छोटा सा जीव है, आप इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, गिलहरी है। गिलहरी को आप अच्छी तरह से जानते हैं। उस गिलहरी का नाम लेखिका ने गिल्लू रखा था क्योंकि लेखिका उसे पालती है अपने पास। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। जब वो उसे डरा देता था गिल्लू, तब वह पौधे के पास जब आती थी तो गिल्लू को ढूंढने के लिए आती थी, पर आज वो कली की उस समय वो कली ढूंढने आती थी और गिल्लू उसे डरा देता था। पर आज उसे कली की खोज नहीं है, पर आज उस लघु प्राण की यानी उस गिल्लू की खोज है, यानी कि गिल्लू अब उसके साथ नहीं है। तो कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। तो कहीं ना कहीं उसकी मृत्यु हो चुकी थी और वो उस सोनजूही के पौधे के जड़ के पास दफना दिया गया था। तो इसीलिए लेखिका कहती है कि वह ज़रूर अब तक मिट्टी होकर मिट्टी में मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। और वह यह भी कहती है कि क्या पता ये जो सुनहरे रंग की कली खिली हुई है कहीं यही गिल्लू तो नहीं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुआल जैसा खेल खेल रहे हैं। यहाँ से आपकी कहानी की शुरुआत होती है जब लेखिका को गिल्लू मिला था। तो अचानक एक दिन क्या होता है, लेखिका सुबह अपने कमरे से बरामदे में आकर देखती है कि 2 कौवे कमरे के चारों ओर अपने चोंच से छुआछुआल मतलब छुआछुई का खेल खेल रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं वो? या काक भुषुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित होता है।
तो यहाँ पे काक भुशुंडी कौवे को कहा गया है और इसे समादरित भी करते हैं, मतलब इसे आदर भी देते हैं और इसे अनादरित भी करते हैं, यानी इसे अनादर भी करते हैं। अति सम्मानित है और अति अवमानित है, मतलब कौवे के लिए कहा गया है कि कहीं कहीं पे उसे सम्मान दिया जाता है। जब हम पितर पक्ष में अपने पितरों को भोजन देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यह भोजन कौवा खा ले, तो वहाँ उसकी आदर होती है। और जब वही कौवा आपके घर के बाहर दिन या रात बेवक्त काँव काँव करता है तो उसे अपमान भी किया जाता है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। तो हमारे जो पुरखे होते हैं, यानी कि पूर्वज हैं जो मर चुके हैं, दुनिया में नहीं हैं, वो गरुड़ पक्षी के रूप में नहीं आ सकते हैं, ना मोर पक्षी के रूप में आ सकते हैं और ना हंस पक्षी के रूप में आ सकते हैं। वो अगर आते हैं हमारे पास कुछ पाने के लिए, भोजन वगैरह, तो वो पितर पक्ष में एक कौवे के रूप में ही आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इन कर्कश स्वर में ही देना पड़ता। और यह भी कहा जाता है जब कौवा आपके घर के बाहर बार बार बोल रहा हो तो इसका अर्थ होता है कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं और कभी कभी हम उसका काँव काँव करना बेवक्त बेसमय बहुत अपमानित भी करते हैं कि क्यों कौवा इस तरह से काँव काँव कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि गई। तो अचानक जो काक पुराण यानी कौवे के बारे में जो कहानी बता रही थी लेखिका, उसमें अचानक से बाधा पड़ जाती है क्योंकि लेखिका की दृष्टि गमले और दीवार के बीच में फंसे एक छोटे से जीव, छोटे से गिलहरी पर चली गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ जाती है गिल्लू पे, और गिल्लू एक काफ़ी छोटा सा बच्चा है और कहीं ना कहीं वो किसी घोंसले से गिर गया होगा, लेखिका को यही लगता है। और कौवे जो है उसमें अपना आहार ढूंढ रहे हैं, मतलब कौवे उसे खाना चाहते हैं। काकद्व की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। तो अगर 2 काक यानी कि 2 कौवे का 2 बार ही चोट अगर उसे पड़ जाए तो उस लघु प्राण के लिए, छोटे से बच्चे के लिए बहुत बड़ी चोट होती। इसीलिए वह निश्चेष्ट हिले डुले बिना एक गमले से लिपटा हुआ पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। तो मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि इसे कौवे का घाव, चोंच का घाव लग चुका है, अब ये बचेगा नहीं, तो इसे छूछा मत करना, इसे वैसे ही रहने देना। परंतु मेरा मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में मैं ले आई। फिर भी लेखिका उसे अपने कमरे में ले आती है। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। घाव को रुई से पोंछा, खून को पोंछा और उस पर मरहम लगा दिया, पेनिसिलिन। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, उसका मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। मैंने कोशिश की, लेखिका ने कोशिश की कि रुई जो होती है जिसकी बत्ती हम जलाते हैं उसे दूध में डुबाकर उस बच्चे के मुंह में पिलाने की, परंतु वह पी न सका और दूध इधर उधर गिर गई, उसके मुंह से ढलक के। रुई की पतली बत्ती उसने मुंह में लगाई थी। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तो कई घंटे के बाद उस बच्चे को होश आया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। तो तीसरा दिन था गिल्लू के साथ अब लेखिका का, और अब वह ठीक हो चुका था, बिल्कुल मतलब निश्चिंत हो गया था लेखिका के साथ कि वो उसे नहीं मारेगी। वह उसकी उंगली पकड़कर उसे देख रहा था। उसकी आंखें नीले रंग के कांच की जैसी थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, छब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। तो कुछ ही समय में
वह बड़ा होने लगा, 3-4 महीने हो गए थे और उसके बिल्कुल चिकने से रोए जो छूने से हाथ फिसल जाते हैं और झब्बेदार पूँछ में काफ़ी बाल थे और चंचल सी चमकीली आँखें जो है वो सबको आश्चर्यचकित करने लगी कि अभी यह मरने पर था और अभी 3-4 महीने में कितना स्वस्थ हो गया। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। तो अभी तक हम उसे गिलहरी जानते थे, परंतु अब हमने उसे एक नाम दे दिया और नाम देकर गिल्लू रखा, उसे पुकारा करते थे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। डलिया यानी कि छोटी सी टोकरी, उसमें रुई बिछाकर उसका छोटा सा बिस्तरा बनाकर उसे खिड़की पर लटका दिया लेखिका ने। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। तो 2 साल तक गिल्लू उसके साथ रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। तो वो जिस तरह की उसकी गतिविधियां थी, जिस तरह के वो कारनामे क्या करता था, तो सबको आश्चर्य होता था। वह खुद को उस डलिया पे झुलाया करता था जैसे कि वह उसका झूला है, और वो कभी कमरे के अंदर देखता और कभी खिड़की से बाहर बरामदे में जहाँ गमले, पेड़ पौधे और बाहर के पशु पक्षी दिखाई देते हैं वो बाहर देखता। तो लेखिका को गिल्लू से काफ़ी प्रेम था, लेखिका ने उसे पाला था। 2 वर्ष तक गिल्लू लेखिका के साथ रहता है। तो कहानी लेखिका और गिल्लू की है। आशा करती हूँ अभी तक की कहानी आपको समझ में आई। अब बाकी की कहानी अगले वीडियो में। धन्यवाद।